नमस्कार, आपका आरपीएससी एग्ज़ाम ऑडिटरी लर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है, जहां पर हम हमारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सुनकर। तो आप किसी भी तरीके से बिज़ी हो पर फिर भी अपनी आरपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के महत्वपूर्ण राजवंशों की हमको आज स्टडी करनी है। तो महत्वपूर्ण राजवंश में आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का गुहिल वंश, यानी कि गुहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। इस वंश का आदि पुरुष गुहिल था। इनके नाम पर ही इस वंश का नामकरण हुआ। डॉक्टर ओझा ने गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी माना है, जबकि डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने आहट से प्राप्त लेख के आधार पर इन्हें ब्राह्मण माना है। कर्नल टोड ने मेवाड़ के गुहिलों का संबंध वल्लभी के शासक वंश से बताया है। नैन्सी तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी मेवाड़ के गुहिलों के ब्राह्मण वंशी होने का समर्थन करते हैं। तो हम गुहिल वंश में सबसे पहले पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 753 ईस्वी रहा। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी, इसीलिए गुहिल वंश के सभी शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे। इनका वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा इनका प्रसिद्ध नाम तथा रावल इनकी उपाधि थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। अब हम पढ़ेंगे जेत्र सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1213 से 1250 ईस्वी रहा। जेत्र सिंह ने मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। इन्होंने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। जेत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था। जेत्र सिंह इतना शक्तिशाली था कि इन्हें मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल तथा दिल्ली के शासक भी पराजित नहीं कर सके थे। इन्होंने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया तथा वागड़ एवं कोटड़ा आदि स्थानों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह का शासनकाल 1250 से 1273 ईस्वी रहा। इनके शासनकाल में आहड़ में कमल चंद्र द्वारा राजस्थान का प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ताड़पत्र पर चित्रित किया गया। तेज सिंह के बाद उनका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का शासक बना। अब हम पढ़ेंगे रत्न सिंह के बारे में। रत्न सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी ही रहा। इन्हें दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रत्न सिंह और उनके सेनापति गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने हजारों महिलाओं, लगभग 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। यह चित्तौड़ का पहला साका। साका का मतलब जौहर और उसके साथ केसरिया होता है। तो ये चित्तौड़ का पहला साका कहलाया। इस आक्रमण का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ तारीख-ए-अलाई में किया है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले का प्रशासक अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रत्न सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। अब हम पढ़ेंगे राणा हमीर के बारे में।
जिनका शासनकाल 1326 से 1364 ईस्वी रहा। यह सिसोदा ठिकाने के सामंत थे, जिसने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। हमीर राणा शाखा के राजपूत थे, अतः उनके बाद में मेवाड़ के सभी शासक राणा महाराणा कहलाए तथा वंश सिसोदिया कहलाने लगा। हमीर ने सिंगोली के युद्ध, जो कि बांसवाड़ा में है, में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था। हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इनके बाद इनका पुत्र खेता उर्फ क्षेत्र सिंह, जो कि 1364 से 1382 ईस्वी तक शासनकाल उनका रहा, मेवाड़ के शासक बने। हमीर द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर अला बंदे खां को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी गई। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को उलूग खां के अधिकार में सौंपा था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर का आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक नुसरत खां मारा गया। 1290 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी। अब हम पढ़ेंगे राणा लाखा के बारे में, जिनका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी रहा। इनके समय में पिछोला झील छीतर बंजारे द्वारा बनवाई गई थी। इनके समय में ही जावर की चांदी की खान की खोज हुई थी तथा यहाँ से खनन प्रारंभ हुआ था। अब हम पढ़ेंगे महाराणा मोकल के बारे में, जिनका शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी रहा। यह राणा लाखा के पुत्र थे। इनके समय में मेवाड़ कला का केंद्र बन गया। इन्होंने चित्तौड़ में द्वारका नाथ का मंदिर बनवाया व परमार भोज द्वारा बनाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर को मोकल का मंदिर या सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इन्होंने रामपुरा, जो कि भीलवाड़ा में है, के युद्ध में 1428 ईस्वी में नागौर के फिरोज खां को परास्त किया था। अब हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में, जिनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक रहा। तो 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने। कुंभा एक कुशल योद्धा, योग्य शासक एवं कला के पोषक थे। यह अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, छाप गुरु, राणे रासो, राय रासो आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा शासक महमूद खिलजी को हराया। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। यह कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। 1453 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें अचलगढ़,
कुंभलगढ़ तथा सिरोही के दुर्ग प्रमुख थे। इसका शिल्पी यानी मंडन सूत्रधार था। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर देखने पर पगड़ी भी सिर से नीचे गिर जाती है। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी, श्रृंगार चौरी, रणकपुर आदि मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्होंने संगीत राज व संगीत मीमांसा ग्रंथ रचे। संगीत राज में 5 कोश हैं। चंडी शतक की व्याख्या भी इन्होंने की। गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका इन्होंने लिखी। 1468 ईस्वी में उनके पुत्र उदयकरण ने उनकी हत्या कर दी। कुंभा के बाद उदा मेवाड़ का शासक बना, किंतु यह मेवाड़ में कुंभा की हत्या के कारण अलोकप्रिय हो गया। उसके भाई रायमल ने उसे दादिमपुर के युद्ध में परास्त किया और स्वयं शासक बन गया। अब हम पढ़ेंगे राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी तक शासन करते हैं। राणा सांगा हिंदूपत नाम से प्रसिद्ध थे। 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड को इन्होंने हराया। 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध, जो कि वर्तमान में कोटा जिले में है, में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से हार गए। इसी युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। इस युद्ध में संग्राम सिंह की सेना में हाकिम खां सूर सम्मिलित नहीं रहे थे। राजपूत सरदार झाजा अज्जा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। राजपूत सरदार राजा भारमर, जिनको हम ईडर के नाम से भी जानते हैं, और वीरमदेव मेड़तिया खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। राणा सांगा ने अपने राज्य की रक्षा में 1 आंख, 1 हाथ और 1 पैर खो दिया। उनके शरीर पर 80 घाव थे। इस स्थिति के कारण ही कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष कहा है। राणा सांगा के पश्चात राणा रत्न सिंह मेवाड़ के शासक बने, जिनका शासनकाल 1528 से 1531 ईस्वी रहा। सांगा ने अपने जीवन काल में ही अपने राज्य का विभाजन कर दिया था। रणथंभौर क्षेत्र को अपने छोटे पुत्र विक्रमादित्य एवं उदय सिंह को दे दिया एवं उनकी मां कर्मावती, जो कि सांगा की एक पत्नी थी, को उनका संरक्षक नियुक्त कर दिया था। रत्न सिंह को यह विभाजन स्वीकार नहीं था। आपसी कलह में रत्न सिंह का वध कर दिया गया। वे राणा विक्रमादित्य राजा बने। 1531 से 1536 ईस्वी तक बने रहे। इनके शासन काल में 1534 ईस्वी में गुजरात का शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ की रक्षा हेतु कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, किंतु
सहायता नहीं मिलने पर कर्मावती ने अपने पुत्रों को अपने मायके यानी कि बूंदी भेजकर जौहर कर लिया। यह चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाया। अब हम पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1537 से 1572 ईस्वी रहा। 1536 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य का वध कर दिया एवं स्वयं शासक बन गया। उसने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, किंतु पन्नाधाय ने उन्हें सकुशल कुंभलगढ़ भिजवा दिया, जहां 1537 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने 1540 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से बनवीर को परास्त कर चित्तौड़ पुनः जीत लिया। 1567 से 1569 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल और पत्ता को सौंपकर स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। राजपूतों ने केसरिया किया। जयमल, पत्ता एवं कल्लाजी राठौड़ इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। पत्ता की पत्नी फूलकवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। यह चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाया। अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी मूर्तियां लगवाई। अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी रहा। प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। प्रताप मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में कीका के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये ऐसे वीर योद्धा जो आजीवन किसी के समक्ष नहीं झुके, इन्होंने अकबर के सामने हार नहीं मानी। महाराणा उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और 1572 ईस्वी में प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। अकबर ने 1572 से 1576 के बीच 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल के नेतृत्व में मेवाड़ भेजे। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे और इस प्रकार प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। यह युद्ध अनिर्णित रहा। इसे जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली का युद्ध कहा। 1582 ईस्वी में दीवेर के युद्ध में प्रताप ने अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां को मारा। इस युद्ध को जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र द्वारा विश्ववल्लभ ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में भूमि जल स्रोतों की खोज, मिट्टियों का परीक्षण, वृक्षों की बुवाई एवं रोपण की विधियां, ऋतुओं के अनुसार सिंचाई का ज्ञान, कीटाणुओं का उपचार आदि का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत महाराणा प्रताप के समय में विकसित की गई कृषि तकनीकों का उल्लेख किया गया है। राणा पुंजा महाराणा प्रताप के सेनापति थे और ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना के कमांडर भी थे।
महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक राव चंद्रसेन को कहा गया है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रही। महाराणा प्रताप के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे। राम सिंह तंवर, जिन्हें राम साहा भी कहा जाता है, बिदा झाला तथा रावत कृष्णदास चुंडावत आदि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा नामक स्थान पर हुआ था। अब हम पढ़ेंगे राणा अमर सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी रहा। इन्होंने मुगलों से संधि कर ली 1615 ईस्वी में। यह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। अब हम पढ़ेंगे महाराणा कर्ण सिंह के बारे में, जो कि 1620 से 1628 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। ये मेवाड़ के पहले शासक थे जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहे तथा जिसके लिए राणा की पदवी का फरमान भी मुगल दरबार से भेजा गया। मेवाड़ मुगल संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन्होंने मुगल ढांचे पर राज्य को परगनों में विभाजित किया तथा उनके अंतर्गत कई गांवों को सम्मिलित किया गया। इन परगनों में पटवारी, पटेल तथा चौधरी नियुक्त किए गए। इनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों में विशेष रूप से दिलखुश महल, बड़ा दरीखाना तथा कर्णविलास आदि में मुगल स्थापत्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने नई बस्तियां बनाई तथा बेघर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। अब हम पढ़ेंगे महाराणा जगत सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1628 से 1652 ईस्वी रहा। इन्होंने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल का निर्माण करवाया। इन्होंने 1615 ईस्वी में जगत सिंह इन्होंने 1615 ईस्वी में जगदीश यानी कि जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर में तथा इस पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति को लगवाया, जिसके रचनाकार कृष्ण भट्ट थे। अब हम पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी रहा। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया तथा इसके किनारे नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में रचित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। राज सिंह के प्रतिनिधि दाऊजी महाराज, जिन्हें दामोदर जी महाराज भी कहते हैं, 1669 से 1670 ईस्वी में मथुरा से श्रीनाथ जी एवं द्वारकाधीश जी की मूर्ति लाए थे। राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़, जो कि आधुनिक नाथ द्वारा है, एवं द्वारकाधीश जी की मूर्ति को कांकरोली, जो कि राजसमंद में प्रतिष्ठित है, वहां पर प्रतिष्ठित करवाया। इन्होंने अपनी प्रजा में सैनिक और नैतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विजय करकातु की उपाधि धारण की थी। महाराणा
राज सिंह द्वारा राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। अब हम पढ़ेंगे महाराणा जयसिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1680 से 1698 ईस्वी रहा। गोमती नदी पर राजसमंद झील का निर्माण इन्होंने करवाया, जिसे डेभर झील भी कहते हैं। महाराणा जयसिंह के बाद महाराणा अमर सिंह द्वितीय तथा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का शासन हुआ। अब हम पढ़ेंगे महाराणा जगत सिंह द्वितीय के बारे में। 1734 से 1791 इनका शासनकाल रहा। 1751 इनका शासनकाल रहा। मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालने के उद्देश्य से जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वारा 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के बाद प्रताप सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह द्वितीय तथा महाराणा अरी सिंह द्वितीय, फिर महाराणा भीम सिंह द्वितीय, फिर महाराणा स्वरूप सिंह, फिर महाराणा शंभू सिंह तथा महाराणा सज्जन सिंह का शासन हुआ। अमीर खां पिंडारी एवं अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वारा 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे महाराणा फतेह सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1884 से 1921 ईस्वी रहा। 1889 ईस्वी में राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कर राजपूतों में बाल विवाह, बहु विवाह एवं फिजूल खर्ची रोकने का प्रबंधन किया गया। इन्होंने फतेह सागर बांध का निर्माण करवाया। 1903 ईस्वी में फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने पहुंचे, मगर केसरी सिंह बारहट की कविता चेतावनी रा चूंटिया पढ़कर दरबार में शामिल हुए बिना ही लौट आए। इनके समय में बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार के शोषण से परेशान किसानों ने आंदोलन किया, मगर महाराणा तक सही सूचना न पहुंचने पर वे किसानों को कोई राहत पहुंचा नहीं पाए। महाराणा फतेह सिंह के कार्यों से अंग्रेज सरकार नाराज थी, अतः 1921 ईस्वी में राज कार्यों का अधिकार भूपाल सिंह को सौंप दिया गया। अब हम पढ़ेंगे महाराणा भूपाल सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल रहा 1930 से 1948 ईस्वी। ये सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था। 1956 में राजस्थान के एकीकरण के बाद इन्हें राज्य का महाराज प्रमुख बनाया गया। तो आज हमने पढ़ा गुहिल वंश के बारे में, जो कि मेवाड़ का गुहिल वंश है। तो मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में आज हमने पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया है। तो इसी तरीके के अगर आपको ऑडिटरी वीडियो अच्छे लगते हो, जहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बिना किसी दिक्कत के ईयरफोन लगाकर, बिना किसी डिस्टरबेंस के सुनकर करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के ऑडिटरी वीडियो आते रहें। धन्यवाद।